नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो पर आपने जो मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। आज हम पिछले वीडियो में जहां से हमने ख़त्म किया था वहां से आज शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास अध्ययन के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए हम इसे 3 भागों में बांट के चलते हैं। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, यह वह काल है जिसमें मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था और पत्थरों के औजारों से अपना धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ करता है। मतलब ये कह सकते हैं सामान्य रूप से कि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मतलब इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मानव चूंकि प्रारंभिक जीवन में पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल का। यह वह काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता है। अब आते हैं मोटे तौर पे, हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। चित्रात्मक लिपि जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ये चित्रात्मक लिपि होने के कारण इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो उसमें पढ़ना लिखना तो मानव जानता था, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से आ जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मतलब इसका सामान्य तौर पे ये मतलब है कि इस काल में हमें इतिहास लेखन से लेकर के तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब देखिए, यहां पे आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई और आपका हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब जो है जब हम मानव को लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे हड़प्पा एज के बाद से वैदिक एज में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमें लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जरा सा हम लिपियों के जब बात कर रहे हैं, हड़प्पा लिपि या फिर इनकी लिपियों में, तो यहाँ पे हड़प्पा लिपि को तो पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि थी। लेकिन जैसे ही हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो यहाँ हमें अनेक लिपियां देखने को मिलती हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ठीक है, अरमाइक लिपि, ये सब। और इन्हीं लिपियों से आगे चल करके देवनागरी लिपि का विकास होता है, जो आज के दौर में हम हिंदी को, जैसे हिंदी बोलते हैं, देवनागरी लिपि जिससे हिंदी का उद्भव और विकास हुआ है। तो इन्हीं लिपियों से आगे चल करके देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पे हमको हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब चित्रात्मक लिपि है जिसकी वजह से हम उसको पढ़ नहीं पाए।
और इसमें अनेक प्रकार की लिपियों का विकास हो जाता है और हमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम आज फोकस करेंगे मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल पे। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है और प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण है, जो इसमें जो प्रागैतिहासिक काल था इसको हम पाषाण युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पाषाण युग? क्योंकि मानव ने सबसे पहले इसी पाषाण का उपयोग करके अपने उत्तरोत्तर विकास के क्रम को प्रारंभ किया। तो ये जो पाषाण युग है इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम इस पे आज डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहां पे एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे पाषाण काल में शुरू करने से पहले। जब इतिहास में मानव विकास करना शुरू करता है तो पाषाण युग के बाद आद्य ऐतिहासिक काल में एक संस्कृति और मतलब पत्थर का उपयोग करते करते मानव धातुओं की खोज करता है और यहां पर एक और कालखंड आता है जिसे हम धातु युग कहते हैं, या पाषाण युग के बाद यह धातु युग में प्रवेश करता है। और हड़प्पा सभ्यता में एक चीज आती है तांबा धातु का उपयोग यहां हड़प्पा सभ्यता में भरपूर तरीके से हुआ और ये लोग तांबे के साथ, ठीक है ना, तांबे में टिन मिला करके और कांसा बनाने की प्रक्रिया को ये लोग जानते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके पहले, इस सभ्यता के विकास से पहले एक और फेज आता है जिसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक एज, उसका मतलब ये है कि कैल्कोलिथिक एज का मतलब ये हो गया कि इस काल में मानव पाषाण के साथ साथ धातु का भी उपयोग करना सीख लिया था, तो इसे हम ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण युग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पे चर्चा करेंगे तो फिर इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है मूल रूप से वो है प्रागैतिहासिक काल पे, मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए हम, या विकास के बढ़ते हुए क्रम में समझने के लिए हम इसे 3 कालखंड में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था थी और मध्य पाषाण काल जो है वो इसके बाद का विकसित काल था और नवपाषाण काल ऐसा काल था जिसमें मानव और विकसित हुआ, मतलब अपने आप को और डेवलप किया। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव पत्थरों का उपयोग करता था और आखेटक और संग्राहक का काम करता था। तो इसमें जो है मानव आखेटक का काम करता था, संग्राहक का काम करता था। इसमें थोड़ा सा और विकास हुआ, मानव ने पशुओं को पालतू बनाना सीखा, कुछ और बेहतर तरीके के औजार बनाए, और जब नवपाषाण काल आता है तो मानव कृषि व्यवस्था
कृषि को करता है, पशुपालन भी करता है और इन दोनों कालों से बेहतर जीवन अपना जीना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे विकसित होकर के वह सभ्यताओं के निर्माण और फिर इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो इस कालखंड मतलब इस व्यवस्था में या इस टॉपिक पे हम इन्हीं कालखंडों का अध्ययन करेंगे। तो हम जरा सा इनके समय को देख लें कि ये कब से कब तक थे। कालखंड की बात करें तो इसमें जो है तीनों कालखंड का हम समय देख लेते हैं। ये लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ये और पहले से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा विद्वानों का मानना है कि 5 लाख से ही इसकी शुरुआत, हालांकि बहुत पहले से भी हो सकता है ये। तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का युग जो था या समय जो टाइम पीरियड था वो 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल का युग जो समय था वो 7,000 से लगभग 2,500 ईसा पूर्व तक है। इसमें कुछ कम या ज्यादा अनेक किताबों में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी का जो मानक है वो यही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और हम फोकस करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल पे। निम्न पुरा पाषाण काल निम्न पुरा पाषाण काल में जो समय है वो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसका जो कालखंड है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। तो हम पहले एक छोटी सी चर्चा यहां प्रस्तुत करेंगे, मतलब हम पहले ये पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण काल, इसका कालखंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसका विस्तार से अध्ययन करने। तो अब हम क्या करेंगे कि ये निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल से हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। तो चूंकि यहां पे क्या है, या इस कालखंड से लेकर के इस कालखंड में और इस कालखंड से लेकर के इस कालखंड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? औजारों के स्वरूप में, पत्थर के हथियारों के स्वरूप में, उपकरणों के स्वरूप में अनेक परिवर्तन होते हैं, और कुछ और भी परिवर्तन होते हैं जिनको हम टॉपिक वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण काल का जो खोज हुई, या इसके मतलब उपकरण कहाँ सबसे पहले खोजे गए, तो निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी में खोजे गए। सोहन नदी घाटी में खोजे गए, और इसकी खास बात क्या थी? सोहन नदी घाटी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो चूंकि सबसे पहले सोहन नदी घाटी में इसके उपकरण खोजे गए थे, इसीलिए इसको हम
सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का एक और नाम क्या है? सोहन संस्कृति। तो यह भी एक प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन इसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला टॉपिक, अब जो है इसमें जो पत्थर के उपकरण थे, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पेबल, चापर और चॉपिंग, तीन तरह के उपकरण मिलते हैं। पेबल किसको कहते हैं, चॉपर किसको कहते हैं और चॉपिंग किसको कहते हैं, इस पे एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मानव नदी में जैसे पानी बह रहा है, तो पत्थर नदी में पानी की रगड़ से एक आकार ले लेता था, ठीक है। तो वो जो पत्थर आकार ले लेता था नदी में पानी की रगड़ के से, तो वो एक सामान्य सा आकार ले लेता था और उस मतलब समझ लीजिए कि ऐसे कोई आकार ले लिया। तो ये हो गया छोटे छोटे पत्थर, पेबल। अब पेबल का उपयोग मानव क्या करता था? उसको फेंक करके किसी चीज को मारने में उसका उपयोग करता था। इसके बाद अब मानव ने क्या किया कि इस एक किनारे को इसको काट करके धारदार बना दिया और इस धारदार किनारे को कहा गया चॉपर। क्या कहा गया? चॉपर। इसके बाद मानव ने जब इस पत्थर के मतलब पेबल के दोनों किनारों को शार्प कर दिया, तो इसको कहा चॉपिंग। तो ये हो गया आपका पेबल, चॉपर और चॉपिंग। इस काल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो ये घटती है कि इसी काल में नर्मदा नदी की जो घाटी है, उसमें सबसे पहले मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है। मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है और वो जगह जो है वो कौन सी थी? हथनौरा। हथनौरा से क्या प्राप्त होता है हमको? नर्मदा नदी की घाटी में हथनौरा नामक जगह से मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है। तो ये खोपड़ी का पाया जाना इस बात को कंफर्म करता है कि मानव ने पत्थरों का उपयोग करना इस काल में प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब जो अगला कालखंड आता है वो पूरा पाषाण काल। अगर इसके बारे में बात करें तो इस काल को हम मध्य पूरा पाषाण काल या जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इस काल में जो उपकरण थे उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ और इस कालखंड में इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें फलक वाले उपकरणों का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पत्थर का टुकड़ा है तो इसके किनारों को बहुत अधिक शार्प कर दिया गया। इसके किनारे क्या कर दिया गया? काट करके इसको निकाल दिया गया, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा शार्प कर दिया गया किनारे की तरफ। मतलब इसका क्या बना दिया गया? एक फलक या कोर बना दिया गया, ठीक है। तो इसे हम कोर संस्कृति, ठीक है, कहते हैं। और इसमें जो पत्थर उपयोग हुए वो क्वार्टजाइट के हुए। क्वार्टजाइट के पत्थरों का उपयोग किया गया जो कि काफी मजबूत थे।
तो इसे फलक संस्कृति। अब इसमें क्या है, उसमें हमने चॉपर चॉपिंग पेबल पढ़ा। इसमें क्या था, कोर मतलब किनारे, किनारे के जो मतलब पत्थर को धारदार बनाया गया, कोर उनके फलक को क्या किया गया, शार्प कर दिया गया। तो ये एक अलग तरह का उपकरण बना। और ये क्वार्टजाइट पत्थर के रूप में, इसके क्वार्टजाइट पत्थर से इस काल के उपकरणों में का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये पूछ लेता है कि इनमें जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से मध्यपुरा पाषाण काल के स्थलों से बनते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह थी जहां से हम इस मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेषों को प्राप्त करते हैं, तो उनको देखेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं, महाराष्ट्र के नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड के सिंहभूमि जिले, झारखंड के सिंहभूमि जिले, तथा उत्तर प्रदेश में चकिया, ये वाराणसी के पास है, वहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बेलन घाटी, बेलन घाटी जो कि प्रयागराज में है, जो कि प्रयागराज में भीमबेटका की गुफाओं, भीमबेटका की गुफाओं से। ठीक है। इसके सोन नदी की घाटी, सोन नदी की घाटी से भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए। आगे बढ़े तो सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र, हिमालय की बात करेंगे, हिमालय क्षेत्र में तो ब्यास, बाणगंगा इत्यादि जगहों से मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। अब चूंकि देखिए, जब हम नवपाषाण से, नवपुरा पाषाण काल से मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं तो स्थलों की संख्या देखिए बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि मानव धीरे धीरे आखेट और संग्रह के मतलब प्रयास में अधिक से अधिक क्षेत्रों में मतलब उसने मूवमेंट करना शुरू किया या जाना शुरू किया। तो इसलिए जो स्थल थे वो थोड़ा व्यापक हो गए। किस काल में? नवपाषाण काल से जब मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं। और इसमें हथियारों में परिवर्तन क्या हुआ? यहां पे फलक संस्कृति आई। वहां पे क्या था? चॉपर चॉपिंग और पेबल था, और यहां पे क्या आ गया? फलक आ गया। तो ये हथियारों में भी परिवर्तन हुआ। तीसरा जो कालखंड है, मध्यपुरा पाषाण काल के बाद जो अगला कालक्रम आता है विकास का मानव के, वो आता है उच्चपुरा पाषाण काल।
उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने अपने हथियारों को थोड़ा सा और परिमार्जित किया, और परिमार्जित करते हुए उसने जो इस बार नया हथियार बनाया वो था ब्लेड। अब जब ब्लेड की बात करते हैं तो ब्लेड जो था वो, जैसे कि ब्लेड का मतलब ये हो गया कि उसके किनारे और भी शार्प हुए, और भी तेज हुए, और संकरा और पतला हो गया, जिसकी वजह से उनको शिकार करने में और अन्य काम करने में बड़ी सुविधा हुई। इसके अलावा एक और प्रमुख उपकरण था जिसको हम तक्षणी बोलते थे। तक्षणी का मतलब सुई जैसा वो कुछ होता था, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उसका आकार कुछ इस तरह का रहा होगा, ऐसे नुकीला सा, जिससे मानव इसका उपयोग कहीं छेद करने में करता रहा होगा। तो ये तक्षणी भी मिला है। इसके अलावा इसकी खास बात जो होती थी ब्लेड की, वो ये होती थी कि ये जो है किनारे पे जो है काफी पतला होता था, और इसकी खास बात होती, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी खास बात यह थी कि ये इसके जो किनारे होते थे वो लगभग समानांतर होते थे। और एक खास बात जो थी कि लगभग इनकी जो लंबाई हुआ करती थी चौड़ाई की दोगुनी हुआ करती थी। तो इस काल में जो उपकरण आया वो ब्लेड के रूप में आया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनके स्थलों पे जरा चर्चा कर लें। देखिए, क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे सोन नदी हो गया, बार बार सिंह भूमि आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्षेत्र हैं जिनमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल तक के भी हथियार या उपकरण या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसके जरा स्थलों की बात कर लें तो सोन घाटी, सिंहभूम का मतलब जो झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे देखिए बागौर भी आता है। बागौर यही वही क्षेत्र है जहां से पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं आगे मध्य पाषाण काल में। तो ये बागौर भी है। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इनाम गांव महाराष्ट्र में कर। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश में जो रेनीगुंटा, बेमुला और कुरनूल की गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, वहां भी इस कालखंड के हमको उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सोरापुर दोआब जो कि कर्नाटक में स्थित है, सोरापुर दोआब कर्नाटक में स्थित है, वहां से भी हमको इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा राजस्थान के बूढ़ा पुष्कर नामक जगह से भी हमको इस कालखंड के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो इस काल में क्या हुआ, मानव ने और विकास करते हुए ब्लेड की रचना की। और ब्लेड क्या थे, मतलब उससे पहले, मतलब जो पिछले उपकरण थे उनसे ज्यादा शार्प, उनसे ज्यादा हल्के और उनसे ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल पे और उसकी चर्चा करते हैं। उच्च पुरापाषाण काल के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो मानव क्रमिक विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए जो कालखंड आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। चूंकि मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल से बहुत बाद का समय है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तरोत्तर विकास हो रहा है तो इस कालक्रम में परिवर्तन होंगे। और इस काल में परिवर्तन ये होता है कि इस कालखंड में मानव ने छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और मानव जब छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा तो फिर वो आसानी से शिकार करना, आसानी से हर काम को आसानी से पहले की अपेक्षा करने लगा। तो ये जो पीरियड था, इसको हम चूंकि छोटे हथियारों का प्रयोग करता था तो इसीलिए हम इस पीरियड को माइक्रोलिथ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हुआ?
उपकरणों में परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां भी इसको जानते रहिए और यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म उपकरणों का युग भी कहते हैं, तो इसीलिए ये माइक्रोलिथ पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है। सीएल कार्लाइल नामक पुरातत्वविद ने सर्वप्रथम इन उपकरणों को, किन उपकरणों को, मध्य पाषाण काल के उपकरणों को विंध्य क्षेत्र में खोजा था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सुमेलित करने के लिए आपको आ सकता है, इस नाम को जानते रहिए। तो सीएल कार्लाइल ने सबसे पहले माइक्रोलिथ औजारों को, या जो माइक्रोलिथ पार्टिकल्स हैं या माइक्रोलिथ जो उपकरण हैं उनको खोजा। ठीक है, तो अब जो है मानव उत्तरोत्तर विकास कर रहा था और उत्तरोत्तर विकास के क्रम में यहां मानव पशुपालन को शुरू करता है। और जब मानव पशुपालन को शुरू करता है तो जाहिर सी बात है कि पशु को अपने उपयोग के लिए नहीं पालता, क्योंकि अभी मानव ने पशुओं का उपयोग करना सीखा ही नहीं था। अभी तो मानव, इस समय भी मानव केवल आखेटक और संग्राहक की कड़ी में ही चलता रहता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं इस काल से, तब जाकर के मानव नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव अस्थायी रूप से निवास करना शुरू करता है। तो अभी फिलहाल हम इसमें देखते हैं। तो इसमें जो मध्य पाषाण काल है, इसमें मानव जो है पशुपालन को अपनाता है। और सबसे पहले जब वो पशुपालन, चूंकि वो पशुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में केवल शिकार के लिए करता था, इसलिए सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो सबसे पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता। और इसके अलावा बागोर। ठीक है, तो पशुपालन के जो सबसे पुराने साक्ष्य हमको मिलते हैं वो मिलते हैं बागौर राजस्थान से, और आदमगढ़ नामक जगह है जो कि है मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत होती है और सबसे पहले, मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर राजस्थान से मिलते हैं। हालांकि और जगहों से पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं वो आदमगढ़ और बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं, मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के रूप में, इस काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। चूंकि मानव उत्तरोत्तर विकास कर रहा था, तो यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह खोजी जाती है सन 1958 में बीए वाकणकर के द्वारा, और वो जगह थी भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की खोज होती है और वो होती है सन 1998 में। तो मूल रूप से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे वाकणकर ने ये खोजा कि मानव जो है गुफाओं में तो निवास करता ही करता है, लेकिन उसने भित्ति चित्र या शैल चित्र बनाना शुरू किया। तो चूंकि ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी घटना थी और ये घटना विश्व में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि बाकी जगहों से भी हो सकता है कि विश्व में और जगह शैल चित्रों के उदाहरण मिले हों, मतलब चूंकि हर जगह पे विकास हुआ इस तरह का, तो बाकी जगहों पे भी मिले होंगे शैल चित्र, लेकिन सबसे पहले शैल चित्र जो है वो खोजे गए तो भीमबेटका में खोजे गए। इसीलिए इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो इसमें ये जानते रहिए कि इसकी खोज कब हुई। तो 1958 में किसने की? वाकणकर नामक एक पुरातत्वविद ने इसकी खोज की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी शैल चित्र मिले हैं, गुफाएं थी उनमें शैल चित्र मिले हैं, और उनमें कुछ उपकरण भी मिले हैं, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार मिले हैं। ठीक है, अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सारे लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने का प्रयास किया है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है कि विंध्य क्षेत्र, क्योंकि विंध्य क्षेत्र इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले यहीं पे खोजा था माइक्रोलिथ यानी छोटे उपकरणों को। तो विंध्य क्षेत्र और ऊपरी मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, मतलब जो गंगा घाटी का ऊपरी क्षेत्र है,
मध्य और ऊपरी क्षेत्र, उसमें भी अनेक प्रकार के उपकरण मिलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है मोरहाना, बहरी खोर और लेखहिया। ठीक है, इन स्थलों को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए और देखिए, चूंकि जब तक पीडीएफ नहीं है तो अगर अच्छा आपको समझ में आए, बेहतर लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको चला के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मोरहाना, बहरी खोर और लेखहिया ये काफी इंपॉर्टेंट स्थल हैं जहां से हमें माइक्रोलिथ उपकरण मतलब सूक्ष्म औजार मिले हैं। इसमें जो लेखहिया नामक जगह है, लेखहिया, यहां से 17 कंकाल मिले हैं, 17 मानव के कंकाल मिले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और ये हमको लगता है कि 2017 या 18 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया इस लेखहिया को, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अब यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि आखिर ये जो कंकाल मिलते हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कंकालों के मिलने का कारण ये हो सकता है कि मानव ने कहीं ना कहीं समाधान प्रणाली, जो अपने शवों को या तो गाड़ते थे या तो दफनाते थे, या जो सामाजिक कुछ क्रियाकलाप होते हैं उनको धीरे धीरे करना मानव सीख गया था। तो यही कारण है कि अनेक जगहों पे कंकाल मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि इस काल में सबसे पहले जो मानव का अस्थिपंजर मिला वह प्रतापगढ़ के सरायनाहर और महदहा नामक जगह से प्राप्त हुआ है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, इसलिए आप इस तथ्य को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये जो था मोटे मोटे तौर पे, सामान्य तौर पे मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके या चला के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले उस पे चलते हैं, अगले टॉपिक के चलते हैं। तो अगले टॉपिक पे जब चलते हैं तो वो आता है हमारा नवपाषाण काल। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, नवपाषाण काल। तो अब हम चलते हैं मानव विकास के अगले क्रम पे। मध्य पाषाण काल के बाद मानव विकास के अगले सोपान पे चलते हैं और वो आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और नवपाषाण काल तक आते आते मानव उपभोक्ता से उत्पादक बन जाता है, उपभोक्ता से उत्पादक बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे मानव की जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है मानव में, क्योंकि वो कृषि उत्पादन करने लगा था या कृषि की व्यवस्था को अपना लिया था, तो उसके जीवन में घुमंतु जो था, वो भटकाव, वो समाप्त होता है और उसके जीवन में अस्थायित्व आता है। ठीक है, तो अस्थायी जीवन की शुरुआत अगर होती है तो नवपाषाण काल में होती है और मानव अब तक जो उपभोक्ता था वह उत्पादक भी बन जाता है, क्योंकि कृषि का मतलब अनाजों का वो उत्पादन धीरे धीरे करता है। और आगे जब बढ़ते हैं तो इसका सबसे पहला जो हमको साक्ष्य मिलता है इस नवपाषाण काल का, वो मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप के मेहरगढ़, मतलब ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में। तो यहाँ जो है मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, सबसे पुराने। ठीक है, और ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे भी, जैसे कि मानव ने चूंकि कृषि पशुपालन किया तो यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से भी कृषि से संबंधित साक्ष्य मिले हैं और कुछ पशुपालन से भी संबंधित साक्ष्य मिले हैं। मतलब पूरी बस्ती का एक साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अब आगे बढ़ते हैं इस कालखंड में। अभी जो हमने चर्चा की कि जो मानव क्या था, विकास के क्रम में जब आगे बढ़ा तो वो उपभोक्ता से उत्पादक बन गया और कृषि कर्म तथा पशुपालन से पूर्ण परिचित हो गया। मतलब वो पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पे कृषि और पशुपालन पे पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे, ठीक है ना,
जो मानव पहले प्रकृति पे निर्भर था वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसमें कुछ और चीजें मिलती हैं, जैसे कि बात कर लें हम इस काल में बात करें तो बुर्जाहोम तथा गुफर काल, ये दो ऐसी जगह है जो गर्तावास से संबंधित है। गर्तावास का मतलब आदमी गड्ढे में निवास करता है। तो जैसा हमको लगता है या फिर जैसा कई विद्वानों ने इस तरफ इंगित भी किया है कि गर्तावास का मतलब ये रहा कि जैसे बुर्जाहोम चूंकि कश्मीर साइड में पड़ता है तो वहां बहुत अधिक ठंडी रही होगी, इसलिए हो सकता है कि मानव जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहता रहा हो कि उसे कुछ गर्मी मिले और वह अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सके। अब ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसा ये नहीं है कि ये सही ही है, क्योंकि लगभग सारी चीजें एक पूर्वानुमान के आधार पे ही ये निर्धारित की गई है, तो ये एक अनुमान हो सकता है। तो बुर्जाहोम और गुफर काल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहां पे जो बुर्जाहोम है, बुर्जाहोम, वहां पे समाधान प्राप्त होता है, मतलब कोई कब्र प्राप्त होती है, समाधान प्राप्त होता है, जिसमें क्या था कि 100 के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, जिसमें कुत्ते को भी क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो यहां से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो था, इसके अलावा जो है, इसके अलावा यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक और चीज यहां पे मिलती है, वो है मृदभांड। कहां से मिली है? ये बुर्जाहोम से प्राप्त हुई है और गुफर काल से प्राप्त हुई। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन जो पके हुए बर्तन समझ लीजिए, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड। और यहां से मृदभांड की प्राप्ति इस बात को इंगित करती है कि मानव जो है वो अपनी कला और सामाजिक जीवन में निपुण हो रहा था। मृदभांड का पाया जाना इस बात को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब मानव जो था वो कृषि से संबंधित उपकरण जैसे फरसा, कुदाल, खुरपी जैसे मतलब घास वगैरह काटने के लिए खुरपी जैसे उपकरणों का प्रयोग करने लगा था। कृषि उपकरणों का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि नवपाषाण काल तक आते आते मानव जो था वो पूर्ण रूप से सामाजिक प्राणी बन गया था और उत्तरोत्तर विकास करते हुए उसने सभ्यताओं को जन्म दिया। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए कोल्डी हवा। ठीक है, यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहां पे एक चीज आप देखेंगे, कोल्डी हवा से हमको चावल के प्राचीनतम, और चिरांद बिहार से हमको अनेक तरह के कंकाल प्राप्त होते हैं जो ये बताते हैं कि मानव एक विकसित समाधान प्रणाली, मतलब पीछे की जो समाधान प्रणाली से उससे बेहतर समाधान प्रणाली थी, मतलब वो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्कारों में भी निरंतर आगे बढ़ रहा था, विकास कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं नवपाषाण काल की। अब नवपाषाण काल के बाद अगर इसके प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, अगर प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो बेलन घाटी और
बेलन घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी, सोन घाटी, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, झारखंड का सिंहभूम का क्षेत्र, आदि इसके प्रमुख स्थलों में आते हैं। इसके प्रमुख स्थलों में आते हैं। तो ये हुआ आपका एक इंट्रोडक्शन या एक छोटी सी जानकारी नवपाषाण काल पे। अब इतिहास के स्रोत में मित्रों कुछ चीजें बच जाती हैं, जैसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति, और ताम्रपाषाणिक संस्कृति बच जाती है, और कुछ चर्चा हम अभिलेख, ठीक है, कुछ चर्चा सिक्कों पे करेंगे। हालांकि ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा। इसके बाद हम सीधे सिंधु घाटी सभ्यता पे चलेंगे और उस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जो कि एक बड़ी अनोखी और बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सुझाव अपने हमें प्रदान करिए। और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।